हेलो गाइस, बालाजी क्लासेस ब्री पर सबका स्वागत। आज हम बीए फाइनल बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विषय हैं PS4 PS5 पेपर कोड है जिसका है राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन। विषय है राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन, जो पॉलिटिकल साइंस का भाग है PS4। ये बीए थर्ड ईयर के लिए है, जिसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक शक्ति एवं स्रोतों को बांटने की प्रक्रिया है समझे। राजनीतिक शक्ति एवं स्रोतों को बांटने की प्रक्रिया समझे। तो राजनीतिक शक्ति एवं स्रोतों को बांटने की प्रक्रिया है क्योंकि राजनीति के माध्यम से कुछ विशेष लोगों को एक विशेष जनसमूह के प्रतिनिधियों के तौर पर शक्ति प्रदान की जाती है। इस शक्ति का बंटवारा उन प्रतिनिधियों में उनके कार्य के अनुसार कर दिया जाता है। इस शक्ति का उपयोग वे सत्ता के संचालन के लिए करते हैं जो भी उसके पास उपलब्ध होता है। एलिगेशन है लोकतंत्र का अभिजातीय वर्गीय सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो तरह लोकतंत्र अभिजातीय वर्गीय सिद्धांत का अर्थ है कि समाज में कुछ खास लोगों के पास वास्तविक शक्ति होती है, भले ही वे औपचारिक रूप से लोकतंत्र हो, और यह लोग अपनी नीतियों को लागू करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हो। यह लोकतंत्र अभिजातीय वर्गीय सिद्धांत है। और अगला क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अरस्तु के कथन को समझिए। अरस्तु का कथन राज्य व्यक्ति से पूर्व है का अर्थ है राज्य व्यक्ति के विकास और पूर्णता के लिए आवश्यक है, और व्यक्ति की पूर्णता राज्य में संभव है, न कि उसके बिना। अगला क्वेश्चन है, राज्य और व्यक्ति की नैतिकता के संबंध में दो पृथक विधान किया गया है। समझाइए कौन कौन से। तो राज्य एवं व्यक्ति के लिए नैतिकता के संबंध में दूसरा विधान यह है कि राज्य और व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने में संकोच न करें। जहाँ राज्य का कर्तव्य अपने जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, वही व्यक्ति का कर्तव्य एक आदर्श नागरिक का भूमिका निभाता है। मानव स्वभाव के बारे में लॉक का विस्तार बताइए। तो दार्शनिक जॉन लॉक के मुताबिक मनुष्य एवं सामाजिक शांतिप्रिय और बुद्धिमान प्राणी है। लॉक के मुताबिक मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी नहीं होता, वह शांति और समर्थ जीवन जीना चाहता है। क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के दो सिद्धांत क्या क्या है। तो जॉन रॉल्स के न्याय के दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहले, सभी को समान बुनियादी अधिकार और संतुष्टता मिलनी चाहिए। दूसरा, सामाजिक आर्थिक असमानता को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे सबके लिए, खासकर सबके कम भाग्यशाली लोगों के लिए अधिकतम लाभप्रद हो। ये दो सिद्धांत जॉन रॉल्स के थे। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद सिद्धांत समझे। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद सिद्धांत, जिसे संरक्षण वर्ग के लिए साम्यवाद या समाजवाद व्यवस्था भी कहा जाता है, एक आदर्श राज्य के लिए उनकी कल्पना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शासक वर्ग में स्वार्थ भ्रष्टाचार को दूर करना है। प्लेटो ने एक ऐसी व्यवस्था को सुझाव दिया जिसमें शासक वर्ग के लिए संपत्ति और पर्याय का स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि वे राज्य के लिए काम करेंगे और उनकी सभी आवश्यकताएं राज्य द्वारा पूरी की जाएगी। प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए परिवार और निजी संपत्ति को प्रतिपादित किया ताकि वे राज्य के हितों पर ध्यान केंद्रित कर सके और व्यक्तिगत स्वार्थ के मुक्त रहे। प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से भिन्न है, और जो उत्पादन के साधन
जो उत्पादन के साधनों पर राज्य स्वामित्व की बात करता है, जबकि प्लेटो साम्यवाद के शासक वर्ग के लिए है, न कि पूरे समाज के लिए। प्लेटोन के साम्यवाद का अर्थ है कि शासक वर्ग जो संरक्षण वर्ग है, जो निजी संपत्ति, परिवार संपत्ति स्वामित्व नहीं होना चाहिए। हालांकि सुना अरस्तु द्वारा प्रस्तुत सरकार का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। तो अरस्तु के अनुसार सरकार के 3 मुख्य रूप है: राजतंत्र, अभिजातंत्र और राजनीति। जब शासक लोगों के बजाय अपने हितों के लिए शासन करता है तो राजतंत्र तानाशाही में बदल सकता है। जब शासक वर्ग लोगों के बजाय खुद के लाभ के लिए शासन करता है तो अभिजात तंत्र कुलीन तंत्र बन जाता है। अरस्तु का मानना था कि जब शासक का लक्ष्य समुदाय की भलाई हो तो राज्य सुदम राज्य होगा। जब ऐसे राज्य में शासक स्वार्थी हो जाए तो राज्य विकृत राज्य कहलाएगा। अरस्तु के अनुसार यदि संप्रभुता ये व्यक्ति में निहित है तो वे राजतंत्र हैं। पुस्तक को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करना शुरू करते हैं। पाठ या वर्णन करने शुरू करता है। अर्थशास्त्र राजनीतिक 2 प्रमुख तरीकों से भिन्न है। एक, वे भिन्न विषयों को निपटते हैं। वे जिन विषय से निपटते हैं और अरस्तु पहले सच्चे वैज्ञानिक और इतिहास में रहने वाले सर्वोच्च दार्शनिक में एक थे। सबसे महान दार्शनिक में से एक होने के नाते अरस्तु के काम में सदियों के दर्शन को आकार दिया है। उन्होंने विज्ञान और दर्शन के सभी क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान दिया है। उन्होंने औपचारिक तर्क के क्षेत्र में आविष्कार किया। अगले क्वेश्चन है, हॉब्स द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक अवस्था की विशेषता बताइए। हॉब्स द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक अवस्था की विशेषता बताइए। तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में नैतिक सही या गलत की एक सामान्य सार्वभौमिक रूप से संज्ञा अवधारणा के रूप में मौजूद नहीं है, क्योंकि एक सामान्य सप्रभु शक्ति के बिना उसे आधिकारिक रूप से निर्धारित करना संभव नहीं है। इसलिए कानून मौजूद नहीं हो सके और न्याय स्वयं निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हॉब्स के लिए प्रकृति की स्थिति या राजकर्ता की स्थिति बिना किसी सरकार के इस व्यक्तिगत शिकार को आयोजित करने के कारण मानव जाति को जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज़ों जैसे भोजन और आश्रय के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती हैं, और जबकि अच्छाई बुरी हॉब्स के लिए सापेक्ष हैं। सबसे बड़ी बुरी सभी के लिए एक है, जिससे मौत का डर है। प्राकृतिक अवस्था में कोई स्वीकार्य अधिकार भी नहीं है और न ही उस पर किसी का नियंत्रण था। इस प्रकार हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष की दिशा है और यह अनियंत्रित उत्पीड़न और असुरक्षा की स्थिति है। हॉब्स का मानना है कि ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। मूल प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार है जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक मानते हैं। इसमें प्रकृति की स्थिति में दूसरों को गुलाम बनाने की कोशिश करना शामिल है, इससे पहले कि वे आपको गुलाम बनाए। लोगों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों को लागू करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? तो उत्तर है, लोग ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वेच्छा से संपत्ति तो एकत्रित कर सकता है, परंतु प्राकृतिक कानून दूसरे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमणों को स्वीकार नहीं दे सका। लोग को यह भी मानना है कि यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति हो तो उसे जन संपत्ति मान लेना चाहिए। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जिसके प्राकृतिक अधिकार हैं, समान न तो संपत्ति पर नियंत्रण कर सकता है और न ही लगा सकता है। प्राकृतिक संपत्ति सभी मानवों की संपत्ति है और उस पर सभी अधिकार हैं। लोग ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था की कुछ कमियां थी, इसलिए उन कमियों को दूर करने के लिए
समझौता किया। प्राकृतिक अवस्था में नियम अस्पष्टता का अभाव था, उसमें कोई ऐसी निश्चित या प्रकट सर्वसम्मत विधि नहीं थी जिसके द्वारा उचित अनुचित का निर्णय हो सके। और जॉन लॉ के अनुसार वोट देने के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार नहीं माना जाता है। इसके बजाय उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि यह मूलभूत प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्तियों के पास हैं। इन अधिकारों को न्यायपूर्ण समाज में व्यक्तियों की भलाई, स्वतंत्रता या स्वायत्तता के लिए आवश्यकता माना जाता है। हालांकि उसने प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक राजा का शासन संबंधी विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्लेटो के विचार में दार्शनिक शासन अपने अधिकार को केवल अपने विशेषज्ञ ज्ञान से प्राप्त करते हैं, बल्कि पूरे शहर के प्रति अपने प्रेम और अपनी निष्पक्षता और न्याय से भी प्राप्त करते हैं। उनका राजनीतिक अधिकार न केवल तर्कसंगत हैं, बल्कि शासित की सहमति के आधार पर ही काफ़ी हद तक नैतिक भी हैं। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा सभी मानवीय गुणों का भंडार होता है। दार्शनिक राजा के पास सच्चा ज्ञान होना चाहिए। वे एकमात्र व्यक्ति है जो राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन कर सकता है। दार्शनिक राजा के पास राज्य के सिद्धांत का निश्चित ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो के शब्दों में राज्यों का जन्म वृक्षों का चट्टानों से नहीं, अपितु उसमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। वीर व्यक्ति का राज्य वीर होगा और नपुंसक जिस राज्य के नागरिक ही नैतिक दृष्टि से गिरे हुए हैं, वे राज्य नैतिक दृष्टि से पूर्ण नहीं हो सकता है। प्लेटो का दर्शन शास्त्र के प्रति सबसे प्रभावशाली योगदानों में से एक है आकार का सिद्धांत। मूल शब्दों में प्लेटो का आकार सिद्धांत यह दावा करता है कि भौतिक जगत वास्तविक जगत नहीं होता है, बल्कि वास्तविक सत्य की अस्तित्व हमारे भौतिक जगत से परे होते हैं। दार्शनिक राजा एक काल्पनिक शासक होता है जिसमें राजनीतिक कौशल दार्शनिक ज्ञान के साथ संयुक्त होता है और दार्शनिक द्वारा शासित शहर राज्य की अवधारणा को सबसे पहले प्लेटो के रिपब्लिक में खोजा गया था, जिसके लगभग 375 ईस्वी पूर्व लिखा गया। दार्शनिक राजा वह राज शासक होता है जो दार्शनिक ज्ञान और राजनीतिक कौशल को एक साथ जोड़ता है। इस अवधारणा को सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने स्वाद रिपब्लिक में प्रस्तुत किया गया था। और छोटे के मुताबिक दार्शनिक राजा होने के लिए व्यक्ति का बुराई से मुक्त होना चाहिए, साथ ही उसे बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होना चाहिए। राज्य की भलाई के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेटो की एक प्रमुख चिंता आदर्श राज्य के सिद्धांत देना है कि यह स्थापित करना था कि राजनीतिक और दर्शन अलग अलग नहीं हैं। अपने सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो के एक आदर्श राज्य बनाने या कम से कम एक मानक स्थापित करने का प्रयास करता है जिसके साथ हम मौजूदा राजनीतिक प्रथाओं का न्याय कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में शंकराचार्य को सर्वश्रेष्ठतम दार्शनिक कहा गया है। उन्होंने अद्वैतवाद को प्रचलित किया है। उपनिषदों श्रीमद् भगवत गीता या ब्रह्म सूत्र पर ऐसे भाष्य लिखे जो दुर्बल हैं। जिसके अलावा उपनिषद, ब्रह्म सूत्र व गीता भी उन्होंने लिखा है। और प्लेटो के मुताबिक जब तक राजनीतिक शक्ति दर्शन ये साथ नहीं मिलते, तब तक राज्यों के लिए न ही समस्त मानव जाति के द्वंद्वों से कोई राहत नहीं मिल सकती। अगला है रूसो द्वारा विचलित सामूहिक इच्छा सामान्य इच्छा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, रूसो के अनुसार सामूहिक इच्छा विल ऑफ ऑल सभी नागरिक के व्यक्तिगत इच्छाओं का योग है, जो जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक हित के अनुरूप हो, जबकि सामान्य इच्छा जनरल विल समाज के सभी सदस्य के साझा हित और कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई गई इच्छा है, जो हमेशा सार्वजनिक
हित के लिए होती हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्टेक्स्ट में सामूहिक इच्छा और सामान्य इच्छा की अवधारणा को विस्तार से विवेचित किया गया है। सामूहिक इच्छा क्या है? सामूहिक इच्छा जनरल विल। तो रूसो के अनुसार सामूहिक इच्छा एक ऐसी इच्छा है जो समाज के सभी सदस्यों की इच्छाओं का योग है। यह इच्छा समाज के हित में होती है और समाज के सभी सदस्यों के लिए लाभकारी होती हैं। सामूहिक इच्छा का उद्देश्य समाज की सामूहिक भलाई का बढ़ावा देना होता है। सामान्य इच्छा विल ऑफ ऑल। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा एक ऐसी इच्छा है जो समाज के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत इच्छा का योग है। यह इच्छा व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देती है और समाज के हित में नहीं होती हैं। सामान्य इच्छा का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ को बढ़ावा देना होता है। अंतर है सामूहिक इच्छा और सामान्य इच्छा में मनुष्य अंतर यह है कि सामूहिक इच्छा समाज के हित में होती है जबकि सामान्य इच्छा व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देती है। सामूहिक इच्छा का उद्देश्य समाज की सामूहिक भलाई को बढ़ावा देना होता है जबकि सामान्य इच्छा का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ को बढ़ावा देना होता है। निष्कर्ष है रूसो के अनुसार सामूहिक इच्छा और सामान्य इच्छा दोनों ही समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन सामूहिक इच्छा को प्राथमिकता देना चाहिए क्योंकि यह समाज के हित में होती है। यह समाज की सामूहिक भलाई को बढ़ावा देती है। रूसो द्वारा विवेचित सामूहिक इच्छा और सामान्य इच्छा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक तरीका यह है कि सामूहिक इच्छा समाज के सभी सदस्यों की इच्छा का योग है। आगे हम यह इच्छा समाज में हित में होती हैं और समाज की सामूहिक भलाई को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक इच्छा का उद्देश्य समाज के एक गठित और न्यायपूर्ण इकाई का बनाना होता है। सामान्य इच्छा समाज के लिए सभी सदस्य व्यक्तिगत इच्छाओं का योग है। यह इच्छा व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देती है और समाज के हित में नहीं होती है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ को बढ़ावा देना है। इन दोनों अवधारणाओं के बीच मुख्य अंतर यह है कि सामूहिक इच्छा का समाज में हित में होता है जबकि सामान्य इच्छा व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देती हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बेरी को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और यह पेपर कोड PS05 है जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार क्वेश्चन की पूरी संभावना है। और ऐसी क्लास के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।